नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश आदित्य स्वागत करता हूं आपका कंपटीशन कम्युनिटी पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल साम्राज्य। ठीक है, इससे पहले हम लोग जो जितने भी अब काल हैं, काल के बारे में अर्थात इतिहास के, ठीक है, देखिए गुप्त वंश, उत्तर गुप्त काल, ठीक है, उत्तर गुप्त काल के बाद भी हमने बहुत सारे वंश को पढ़ा है। आज हमारा टॉपिक है, ठीक, मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में ध्यान रखिएगा, मुगल कौन थे। सबसे पहला प्रश्न ये आता है, मुगल कौन थे। ठीक है, तो इतिहास में ऐसा लिखा गया है कि मुगल जो है माता की तरफ से चंगेज खां के वंश से थे। ध्यान रखिएगा, माता की तरफ से कौन? चंगेज खां के वंश से, और पिता की तरफ से तैमूर लंग के वंश से। ध्यान रखिएगा, माता की तरफ से, ठीक है, आपके चंगेज खां और पिता की तरफ से तैमूर। ठीक है, परंतु ध्यान रखिएगा जो मुगल शासक हुए हैं उन्होंने अपने आप को कभी भी, ठीक है, आपके मंगोल अर्थात चंगेज खां के वंश से अपने आप को संबंधित नहीं माना है या नहीं बताया है। क्यों? क्योंकि उनका इतिहास अर्थात मंगोलों का इतिहास क्या रहा है? हिंसा युक्त रहा है। अर्थात ठीक, वो मार काट विश्वास करते थे, हजारों लाखों की संख्या में, ठीक है, लाश बिछा देते थे, ठीक है, लूटपाट करते थे। इस प्रकार का, ठीक है, चंगेज खां, ठीक, और उसके जो वंशज है उनका इतिहास रहा है। तो इस प्रकार का उनका मतलब इस प्रकार का गौरवशाली इतिहास नहीं रहा है कि उसको बखान किया जाए या अपने आप को संबंधित किया जाए। मगर तैमूर का थोड़ा सा, ठीक है, इतिहास बड़ा अच्छा था। ठीक है, वहां पर उनके शासकों ने ठीक ठाक काम किया था। इसलिए ये आपके मुगल जो है अपने आप को बार बार किससे जोड़ते हैं? तैमूर से जोड़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मुगल है कौन? तो मुगल जो है माता की तरफ से, ठीक है, आपके मंगोल और अर्थात चंगेज खां, और पिता की तरफ से तैमूर, इन दोनों के वंशज है। ठीक है, आपको बता दूं कि भारत में जिस समय लोधी वंश चल रहा था, तो लोधी वंश में आपका एक बंदा है हमारा इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब अंतिम शासक था लोधी वंश का जो अंतिम शासक, ठीक है, उसी में से, ठीक है, उसके चाचा, कौन कौन चाचा? ठीक है, इब्राहिम लोधी के चाचा, ठीक, ध्यान रखिएगा, वो जाते हैं राणा सांगा के साथ मिल के, ठीक है, बाबर को बुलाने के लिए कि बाबर क्या करे, भारत में आक्रमण करे और भारत में लोधी वंश को समाप्त कर दे। अर्थात ठीक है, इब्राहिम लोधी को समाप्त करके क्या करे, ठीक है, वो सारे सत्ता को हमको सौंप के चला जाए। ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार के वो शर्त के साथ आया। परंतु जो बाबर आया भारत में, ठीक है, भारत में आया, लेकिन उसने जीत के क्षेत्रों को इनको नहीं दे दिया, वो खुद यहाँ पर रुक के शासन करने लगा। ठीक है, चलिए अब हम इसी को पढ़ते हैं आगे के रूप में। तो सबसे पहला चीज ये है कि बाबर जो है भारत आया। ठीक है, भारत आया और क्या किया? सबसे पहले, ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा। पानीपत के प्रथम युद्ध में उसने, ठीक है, ध्यान रखिए, लोधी वंश के शासक को, अंतिम शासक को पराजित किया, अर्थात इब्राहिम लोधी को पराजित किया। ठीक है, और खुद शासक बन गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, राणा सांगा जो इनका सहयोगी था उसने इस युद्ध में सहयोग नहीं दिया था। ठीक है, इसलिए जब आगे की ओर देखेंगे तो राणा सांगा से फिर इसका युद्ध होता है बाबर का। ठीक है, अर्थात बाबर, कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबर जो है अब भारत आ चुका है और भारत में आके वहां पर इसने, ठीक है, सत्ता प्रारंभ कर दी। अब हम पढ़ते हैं बाबर के बारे में। ठीक है, इतिहास हो चुका है। ठीक, अब ध्यान रखिएगा बाबर के बारे में। बाबर का पहला तो पूरा नाम जान लीजिए। ठीक है, अक्सर एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं, बाबर का पूरा नाम, अकबर का पूरा नाम। ठीक है, तो इन पूरे नामों को अब अच्छे से पढ़ लिया करेंगे। चलिए, बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ध्यान रखिएगा, क्या था? जहीरुद्दीन। अच्छा समझिएगा ना, बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक है, चलिए, ठीक, बाबर ने एक बहुत ही अच्छा काम किया था। बाबर ने पादशाही की स्थापना किया था। किसका? पादशाही। और पादशाही क्या होता है? पादशाही ऐसा स्थिति है, ऐसा पद है, जो व्यक्ति पादशाही धारण करता था, पादशाही की स्थापना कर दिया, तो उसके तहत जो व्यक्ति राजा बनता है उसको बादशाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बादशाह। अर्थात पादशाही की स्थापना के तहत जो व्यक्ति राजा बनता है उसे अब क्या कहा जाता है भाई? बादशाह। ठीक, तो अर्थात अब जो बाबर है बादशाह के नाम से जाना जाने लग गया। ठीक है, किसके नाम से? बादशाह के नाम से। ठीक है, इसकी चर्चा कर चुके हैं कि ये अपने आप को तैमूर लंग का वंशज मानता है। ठीक, अब तो ये हो गया उधर की बात। अब ये जो भारत में ये आता है, ठीक, भारत में आते क्या करता है? सबसे पहला पानीपत का, ठीक है, युद्ध लड़ता है। पानीपत का कौन सा युद्ध? ठीक, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में था। ठीक, ये है हमारा पानीपत का, ठीक, प्रथम युद्ध, जो कि लड़ा जाता है आपका बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत के मैदान में ध्यान रखिएगा 1526 में एक तरफ था बाबर और दूसरे तरफ थे, ठीक है, इब्राहिम लोधी की सेना, ठीक, जो भारत का शासक था। तो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी का सहयोग कर रहे थे राणा सांगा, ठीक है,
इब्राहिम लोदी का चाचा दौलत खां और आलम खां, ये दोनों जो है उनके चाचा थे। ठीक है, कौन कौन? दौलत खां और आलम खां, ये जो तीनों महोदय हैं, यही तीनों महोदय गए थे बाबर के पास, बाबर को निमंत्रण देने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सूचना दिए थे। ठीक, उनको आमंत्रित किया था भारत पे आक्रमण करने के लिए। यहाँ के बारे में बताया कि आप यहाँ से कितना पैसा लूट के ले आ सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ क्या क्या मिल सकता था, प्रलोभन दिए। ठीक है, क्या दिए? प्रलोभन दिए। सहयोग तो करना ही था, सहयोग का वादा किए थे, साथ ही साथ प्रलोभन दिए थे। उसी प्रलोभन के चक्कर में ठीक है बाबर भारत आया, परंतु बाबर जो है यहाँ पर लूट के चला नहीं गया, वो यहाँ पर यहाँ के राज्यों को जीता। ठीक, और यहाँ पर शासन करने लगा। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। जब ये पानीपत का प्रथम युद्ध को जीता, ध्यान रखिएगा, जब ये पानीपत के प्रथम युद्ध को जीत के जब वापस गया, ठीक है, वापस अपने राज्य गया, काबुल गया, तो वहां पर इसने ठीक है अपने प्रजा को यहाँ से लूटे गए या यहाँ से प्राप्त सिक्के को क्या किया? बांटा, धन को वहां पर बांटा। ठीक है, बहुत दानशीलता के साथ बांटा। मुफ्त का चीज मिला है, हालांकि मुफ्त तो नहीं है, जान लगा के युद्ध लड़े हैं, ध्यान रखिएगा, उसकी कीमत क्या है? जान है। ठीक है, जान लगा के युद्ध लड़े हैं। ठीक है, तो उससे जो धन मिला, उसी धन को इसने काबुल के जनता को बांटा। ठीक है, जिससे इसका नाम क्या पड़ गया? कलंदर। कलंदर मतलब मस्त कलंदर बोलते हैं ना, मस्त कलंदर है, मस्त कलंदर आदमी है। ठीक, पूरा खिलाता पिलाता है, अर्थात दान करने के कारण। तो ठीक है, ये चीजें हो गई। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक, एक स्पेशल चीज है आपका पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार तोप का प्रयोग किया गया। इससे पहले क्या था? तलवार भाला। ठीक, ध्यान रखिएगा, तोप का प्रयोग पहली बार कब किया गया? पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, अर्थात तोप से युद्ध लड़ा गया। तो आपको सीधी से पता है कि जो सामने वाली सेना है, ठीक है, लाखों की सेना में रहते थे, लेकिन ये जो अचानक से बम गिरता था, बीच में तो हड़बड़ा जाते थे, क्या हुआ? ठीक है, तो इस प्रकार मतलब सरप्राइज ये एलिमेंट था तोप, जिसके कारण ठीक है बाबर जो है युद्ध को जीतने में सक्षम रहा, क्योंकि इब्राहिम लोदी के पास बहुत बड़ी सेना थी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक और चीज कहा जाता है इसी में युद्ध में कि बाबर ने पहली बार तुगलुमा युद्ध नीति का यहाँ पर अनुसरण किया था। तुगलुमा युद्ध नीति का अनुसरण किया था। ध्यान रखिएगा, तोप का प्रयोग के साथ साथ तुगलुमा युद्ध नीति का इसने क्या किया था? अनुसरण किया था। चलिए अब आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान रखिएगा, जब बाबर जो है पहला युद्ध हो गया, ठीक है, बाबर का दूसरा युद्ध था खानवा का युद्ध। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। ठीक, ट्रिक है पानी खाना, पानी फिर खाना। चांदी का घाघरा। ठीक, अब इस ट्रिक से पहले समझ सकते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो इसी क्रम से हुआ। पहले 1526 में हुआ, अब पानीपत का युद्ध 1527 में होता है खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा का युद्ध अपने पुराने दोस्त यार, ठीक है, उन्हीं को निपटाते हैं। अब ध्यान रखिएगा, खानवा का युद्ध हुआ 1527 में। ठीक है, पुराने मित्र, ठीक है, पुराने मित्र कौन? राणा सांगा। राणा सांगा के साथ युद्ध होता है। कारण दो है। पहला कारण ये था कि राणा सांगा ने बाबर को ये आश्वासन दिया था कि जब आप भारत आओगे तो हम आपकी सहायता करेंगे, नहीं किया। ठीक है, दूसरा, बाबर जो है ठीक है क्षेत्र को जीतते जा रहा था और राणा सांगा नहीं चाहता था कि बाबर यहाँ पर रुक के राज करे। राणा सांगा ये चाहता था कि वो अपना ठीक है लूटे, जनता से पैसा लूटे, धन ले जाए और वापस अपनी जगह चले जाए। ठीक है, तो दूसरा दो कारण था। ठीक है, इन दोनों कारण से राणा सांगा के साथ किसका युद्ध हुआ? बाबर का। और जबरदस्त युद्ध हुआ, बिल्कुल बाहुबली टाइप का। इस युद्ध में लगभग समझिए कि आपकी बाबर की सेना हारते हारते बची है। ठीक है, रात में क्या हुआ, मतलब पूरे समझिए कि बाबर की सेना का पूरा मनोबल गिर गया। ठीक है, राणा सांगा, क्योंकि राणा सांगा ने ठीक है बहुत सारे शासकों को, ठीक है, राजपूत शासकों को अपने साथ जोड़ लिया था। ठीक है, तो पहला यही सुन के कि इनके पास बहुत बड़ी सेना है, ठीक, इनकी सेना घबरा गई थी। तो इसने एक ट्रिक किया। इसने क्या किया? ठीक है, सबसे पहले आए तो इनको शराब पीना प्रतिबंध लगा दिया और बहुत सारे टैक्स को माफ़ कर दिया। रात को बैठक हुआ, ठीक, जिसमें कि बाबर ने कुछ टैक्स को माफ़ कर दिया। ठीक, शराब पीने को प्रतिबंध लगा दिया युद्ध के समय। ठीक, और इसने जिहाद का नारा दिया, मतलब अब इस युद्ध को उसने धार्मिक युद्ध में बदल दिया। तो ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी चीज़ में अगर रिलीजियस मैटर जुड़ जाता है तो व्यक्ति ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। ठीक, सेम चीज़ हुए। ठीक, लोग ने अब इसको जिहाद समझ लिया, जिहाद, ठीक, अर्थात धार्मिक चीज़ें से जोड़ लिया और ज़बरदस्त
तरीके से अगले दिन युद्ध किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें जिहाद का नारा किसने दे दिया? बाबर ने। ठीक है, तो इससे मोटिवेटेड होके, जिहाद से मोटिवेटेड होके, ठीक, इसके सैनिक ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, अगले दिन ये युद्ध जीत गए। और इस युद्ध के जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। किसका उपाधि? गाजी। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा बाबर। अब आगे बढ़ते हैं बाबर के बाद। ठीक, बाबर के बाद आगे पढ़ते हैं। तो अभी 2 युद्ध पढ़ा हमने। ठीक है, पहला पानीपत के युद्ध, दूसरा खानवा के युद्ध। चांदी का घाघरा तो बचा है। चंदेरी का युद्ध अगला साल कंटिन्यू है। 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है। ठीक, चंदेरी जगह का ही नाम है, चंदेरी। ठीक, किसके साथ? मेदिनी राय के साथ। ध्यान रखिएगा, मेदिनी राय। क्लियर है, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, मेदिनी राय का नाम याद रखिए। अगला युद्ध लड़ता है घाघरा का युद्ध। ये बिहार और बंगाल की संयुक्त सेना के साथ लगता है 1529 में। ठीक, 26, 27, 28, 29। ध्यान रखिएगा। ठीक, पानी, खाना, चांदी का घाघरा। ठीक है, चलिए बिहार और बंगाल के साथ, ठीक है, ये संयुक्त सेना के साथ लड़ता है और उसको भी जीत जाता है। कोई दिक्कत नहीं, बाबर को भारत में किसी भी युद्ध में किसी भी प्रकार का, ठीक है, ज्यादा सामना करने की जरूरत नहीं पड़ी। केवल खानवा के युद्ध में उसको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ा था। अब ध्यान रखिएगा, बाबर ज्यादा लंबा समय तक यहाँ पर, ठीक है, राजा बन नहीं सका। ठीक है, कुछ समय बाद ही इसकी मृत्यु हो जाती है। अर्थात देखिए 29 में हुआ, 30 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, मतलब 50 भी अपनी जिंदगी का पूरा नहीं कर पाए, अर्धशतक नहीं कर पाए। लगभग 40-45 वर्ष की अवस्था में बाबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आगरा में मृत्यु हो जाती है अचानक से 1530 में। ध्यान रखिएगा, 1530 में अचानक से आगरा में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आगरा में ही एक स्थान है आराम बाग। ठीक, उसी आराम बाग में पहले उसको वहां पर दफना दिया जाता है। बाद में आगे जाके कुछ शासक होते हैं जो क्या करते हैं, ठीक, इनके अस्थि को वहां से उठा के काबुल ले जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, शुरू में इनके आराम बाग में दफनाया जाता है, बाद में काबुल में। अर्थात ठीक है, अब क्या कहते हैं इसको? समाधि। ध्यान रखिएगा, समाधि। ठीक, अगर आपसे ये पूछेगा कि बाबर को सबसे पहले कहां दफनाया गया, तो नो डाउट आगरा के आराम बाग में। सेकेंडरी आपसे ये पूछेगा कि बाबर जो है, ठीक है, बाबर की समाधि कहां है, तो कहां है? काबुल में है। ठीक, क्योंकि इसके अस्थियों को निकाल के यहां से काबुल में ले आके रख दिया गया। ठीक, वहां पर उसको समाधि बनाया गया। चलिए आगे बढ़े। अब ध्यान रखिए, ठीक है, इसने खुद अपनी आत्मकथा लिखा। ध्यान रखिएगा, आत्मकथा। ठीक है, क्या है? तुजू के बाबरी। अर्थात बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखा। ऑटोबायोग्राफी, 2 चीज होता है ना, ठीक, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। ठीक, बायोग्राफी का मतलब होता है जब मैं किसी दूसरे का जीवनी लिखूं। मैं लिख दिया सचिन तेंदुलकर के बारे में, मैंने लिख दिया MS धोनी के बारे में। लेकिन अगर मैं अपनी जीवनी लिखूं या MS धोनी अपनी जीवनी लिखे तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसने स्वयं, ठीक है, आत्मकथा लिखा। ठीक है, अपनी आत्मकथा मतलब अपनी कथा, और दूसरा होता है दूसरी की आत्मकथा लिखना मतलब जीवनी लिखना। ठीक है, तो ये है आपका तुजू के बाबरी। क्लियर है? ठीक है, तो बाबर की एक रचना थी तुजू के बाबरी, तुर्की भाषा में। ठीक है, दूसरा इनके 4 पुत्र थे। कौन कौन? हुमायूं, कामरान, असगरी और हिंदाल। ध्यान रखिएगा, इतिहास में, आज तक के इतिहास में, ठीक, सबसे अच्छा डिवीजन समझिए, बंटवारा जो है बाबर ने, ठीक है, अपने पुत्र हुमायूं को समझा के गया। जब वो मरा, यानी उसकी मृत्यु हुई, तो उससे पहले हुमायूं को बुलाया, हुमायूं को सारा चीज समझाया। ठीक है, उनको पता था कि अक्सर बड़ा भाई क्या करता है, अपने छोटे भाइयों को या तो बंदी बना लेता है या तो उसकी हत्या करवा देता है। ठीक, तो इस प्रकार बाबर के समय ही, मतलब जिंदा रहते ही हुमायूं को सारा चीज, ठीक है, बता दिया। तो अब ध्यान रखिएगा, हुमायूं क्या करता है, अपने पिता के बताए हुए, ठीक है, तरीके से वो बंटवारा करता है। अर्थात ठीक है, कामरान को काबुल कंधार दे देता है। ठीक, असगरी को उसको कुछ क्षेत्र दे देता है, हिंदाल को, ठीक है, कुछ क्षेत्र दे देता है। अर्थात यहाँ पर सभी को कुछ न कुछ क्षेत्र, कोई ना कोई क्षेत्र इनको दे दिया जाता है शासन करने के लिए। इस प्रकार ये जो है अपने एरिया पे, अर्थात लाहौर, दिल्ली पे, ठीक है, अच्छे से शासन करता है। अभी ये कहाँ पर है हुमायूं? अभी आगरा में है। ध्यान रखिएगा, अभी आगरा में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बाबर के 4 पुत्र हुमायूं, कामरान, असगरी और हिंदाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक, नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमारा है हुमायूं। ध्यान रखिएगा, इतिहास में हुमायूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा शासक इतिहास में पहली बार जो 2 बार राजा बना। मतलब एक बार शासक बना, फिर 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन जीता है, फिर वापस आता है, फिर अपने गद्दी को प्राप्त कर लेता है। अर्थात इतिहास में 2 बार भारत का शासक बनने वाला शासक कौन है?
हुमायूं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो इसके जो शासन काल है इसको हम दो वर्गों में बांटते हैं। पहला वर्ग है इसके प्रथम अवस्था, ठीक है, और दूसरा है इसका द्वितीय अवस्था। पहला प्रथम अवस्था है 1530 से 40 तक, 10 साल तक शासन करता है। ठीक है, उसके बाद 15 साल तक गैप, अर्थात 45 से लेकर 55 तक, ध्यान रखिएगा 40 से लेकर, ठीक है, 55 तक, कितना साल हो गया, 15 साल का गैप। ठीक है, तो इस 15 साल में ये निर्वासित जीवन जीता है भाई। ठीक है, फिर आता है 1555 से 56 तक, 56 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब ध्यान रखते हैं हुमायूं के जीवन के बारे में। हुमायूं के पिता कौन, तो बाबर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक, सबसे पहला ध्यान रखिएगा 1530 में कालिंजर का अभियान करता है, केवल नाम जानिएगा, कालिंजर का अभियान। दूसरा है दोहरिया का अभियान। ये दो अभियान के बारे में केवल जान लीजिए। हुमायूं के प्रारंभिक दो अभियान होते हैं, पहला कालिंजर का, दूसरा दोहरिया का। ठीक है, तीसरा है चुनारगढ़ का अभियान, यानी कि 1532 में 3 अभियान, पहला कालिंजर, दोहरिया, चुनारगढ़। ठीक है, 1532 में 3 अभियान, क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट है चुनारगढ़ का अभियान। ये जो चुनारगढ़ का अभियान है ये कहां है, चुनारगढ़ का नाम सुने होंगे आप, उसमें चंद्रकांता का सीरियल आप देखे होंगे, तो चंद्रकांता में ध्यान रखिएगा, ठीक है, चुनारगढ़ का नाम आता है। और चुनारगढ़ आपका मिर्जापुर जिला में है, आपके यहाँ उत्तर प्रदेश के। ठीक है, उत्तर प्रदेश के। तो ध्यान रखिएगा वो जो चुनारगढ़ का जो किला है, ठीक है, वो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किला है। तो उसी चुनारगढ़ के घेरा, अर्थात चुनारगढ़ में ये युद्ध लड़ता है हुमायूं वर्सेस शेर शाह। ठीक, ध्यान रखिएगा, हुमायूं वर्सेस कौन, शेर शाह सूरी, शेर शाह। ठीक, ध्यान रखिएगा, शेर शाह के साथ युद्ध लड़ता है। ठीक है, कहां पर, चुनारगढ़ के घेरा में। चलिए, यहां पर एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंस होता है, मतलब एक इंसिडेंस होता है, अच्छा नहीं कहेंगे, ठीक है, एक की दृष्टि से अच्छा तो दूसरे की दृष्टि से बुरा। ठीक, चुनारगढ़ के घेरे में क्या होता है, हुमायूं लगभग जो है इस युद्ध को जीत लिया रहता है, या ये कहें कि इतना लंबा चौड़ा घेरा लगा देता है कि, ठीक है, इनको क्या होना पड़ता है, मजबूर होकर शेर शाह क्या करता है, ठीक, संधि कर लेता है हुमायूं से। और संधि ये करता है कि वो अपने बेटे को, ठीक है, एक सैन्य टुकड़ी के साथ कहाँ भेजेगा, दरबार में। कहां पर, आगरा में, अर्थात राजा के साथ वो कहां रहेगा, आगरा में। ठीक है, किसका बेटा, तो शेर शाह का बेटा, और वो जो क्षेत्र है वो वहां पर शेर शाह का ही शासन रहेगा। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा, हुमायूं लगभग पूरा युद्ध जीत चुका था, और जीतने के बाद भी समझौता कर लिया, किससे, शेर शाह सूरी से। ठीक, यही इसकी गलती रही। क्यों, क्योंकि आगे जो है, ठीक, इसी शेर शाह के कारण इसको निर्वासित जीवन जीना पड़ता है। अब ध्यान रखिएगा, 1539 और 1540 का ये दो महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, युद्ध, ये दो ऐसे युद्ध हैं, ठीक है, जिसमें हुमायूं को, ठीक है, समझिए कि यहां से इसकी पदस्थापना हो जाती है। पदस्थापना मतलब पद से हट जाता है, पदच्युत हो जाता है। ठीक है, पहला ध्यान रखिएगा, 1539 में चौसा का युद्ध होता है। ठीक है, और चौसा का युद्ध में किसी के साथ होता है भाई, तीनों युद्ध शेर शाह के साथ हो रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, चौसा के युद्ध में, चौसा कहाँ, आपके गंगा नदी घाटी के पास। ठीक है, यहाँ पर इतनी बुरी तरीके से आपका हुमायूं जो है वो पराजित होता है कि उसको वहां से भागना पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसी तरीके से एक भिस्ती के सहयोग से, भिस्ती एक जाति का नाम है, मतलब एक बंदा भिस्ती जाति का रहता था। ठीक है, वो उसको नदी को पार करा देता है, और उसको किसी सकुशल ये जो है बंदा हुमायूं जो है वो कहाँ पहुंच जाता है, आगरा पहुंच जाता है। अब हुमायूं क्या किया था, इस बंदे को लेके बुला के लेके चला गया, और उसको, उस भिस्ती को ये एक दिन का शासक बनाता है। ठीक, क्यों, क्योंकि उसी भिस्ती के सहयोग से ये जीवित बच गया था, इसीलिए हुमायूं जो है उस भिस्ती को एक दिन का, ठीक है, भारत का सुल्तान शासक बनाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अगला युद्ध है बिलग्राम का युद्ध, अर्थात बिलग्राम कहां पर, कन्नौज, कन्नौज मतलब उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा, झांसी के ऊपर वाला साइड वाला एरिया। ठीक है, बिलग्राम 1540 में बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, इसको कन्नौज का भी युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में, ठीक है, अंतिम रूप से शेर शाह सूरी जीत जाता है। क्या होता है, शेर शाह सूरी जीत जाता है, और क्या करता है भाई, ठीक, भारत का शासक बनता, और इन महोदय को यहां से भागना पड़ता है, यानी छोड़ना पड़ता है। एक और चीज बता दूं, इस शेर शाह का नाम वास्तव में शेर खां था, शेर खां। ठीक है, और इसका वास्तव में नाम अलग था, ठीक, मूल नाम ध्यान रखिएगा, शेर खां के नाम से जाना जाता था। परंतु जब चौसा का युद्ध जीतता है ना, तब वो शेर शाह की उपाधि धारण करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हम, ठीक, क्या अगला शासक हमारा शेर शाह सूरी।
ठीक है, ध्यान रखिएगा, शेर शाह सूरी। अब ये जो है ये अफगानी थे, ध्यान रखिएगा। इसलिए अब हम कहेंगे कि भारत में द्वितीय अफगान वंश की स्थापना होती है, सेकेंड द्वितीय अफगान वंश की स्थापना होती है। पहला अफगान वंश कौन था? लोधी वंश था, ठीक है। द्वितीय अफगान वंश में प्रथम शासक हमारे, ठीक है, ये महोदय हैं, अर्थात शेर शाह सूरी। तो ये द्वितीय वंश है, ध्यान रखिएगा, जिसके प्रथम शासक शेर शाह सूरी। अब आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसका मूल नाम था फरीद, ठीक है, ध्यान रखिएगा, शेर शाह सूरी का मूल नाम था फरीद। क्लियर है? चलिए इसके कुछ निर्माण कार्य देख लीजिए, ज्यादा इधर उधर ना करते हैं। इसने जीटी रोड बनाया। जीटी रोड मतलब ग्रांड ट्रक रोड, जो कि पश्चिम बंगाल से लेकर लाहौर तक जाता है। कहां से? पश्चिम बंगाल से लेकर लाहौर तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी को वर्तमान में NH1 NH2 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। साथ ही साथ, ठीक है, आगरा से मांडू, ठीक है, ऐसा करके इन्होंने 4 और राजमार्ग का निर्माण किया था। आगरा से मांडू भी एक रोड है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कुल मिला के 4 प्रकार के रोड बनाते हैं, ठीक। शेर शाह सूरी ने अपने जीवित रहते ही, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सासाराम में, सासाराम जगह का नाम है, सासाराम में एक तालाब है, उस तालाब के बीच में खुद का मकबरा बना देता है, ठीक, सासाराम का मकबरा, अर्थात मैं मरूंगा तो मुझको यही दफनाना करके, ठीक है, सासाराम का मकबरा बना देता है, ठीक है। आप दिल्ली गए होंगे तो आप भी वहां पर देखे होंगे, आपका नेशनल जूलॉजिकल जो रोड है, ठीक है, आप लाल किला से आपका इंडिया गेट से आगे निकलेंगे तो उसके बाद आपका जो मेन रोड होता है राइट हैंड साइड से, जो कि नेशनल जूलॉजिकल गार्डन होते हुए आगे जाता है, ठीक, तो उसी में पड़ता है आपका पुराना किला दिल्ली का, ठीक। उसके सामने में बड़ा सा तालाब है जिसमें बोटिंग होता है। वो जो पुराना किला का निर्माण है यही शेर शाह सूरी कराया था, ठीक है। पुराना किला का निर्माण किसने कराया था? शेर शाह सूरी। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि वास्तव ये पुराना किला जो है, ठीक है, यहां पर एक जो महल था, उस महल को हुमायूं ने बनवाया था। किसने? हुमायूं। ये बंदा जो है, मतलब शेर शाह सूरी जो है, ठीक है, उस संरचना को ध्वस्त करके या इसको, ठीक है, अलग नाम से, मतलब अलग तरीके से बनाता है, ठीक है। अर्थात पुराना किला कौन बनाया? शेर शाह सूरी। उसके बाद एक और संरचना, एक और महल का निर्माण करता है, इसको किला ए कुन्हा कहा गया है। क्या कहा गया है? किला ए कुन्हा, ठीक है। तो इस प्रकार सासाराम द्वारा जीटी रोड बनाया गया, सासाराम का मकबरा बनाया गया शेर शाह सूरी द्वारा, ठीक है, सासाराम द्वारा नहीं। पुराना किला का निर्माण किया गया दिल्ली में, किला एक कुन्हा बनाया गया। उसके बाद, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गज ए सिकंदरी के साथ साथ सन की लकड़ी, ध्यान रखिएगा, सन एक प्रकार की लकड़ी होती है, डंडा होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। गज ए सिकंदरी और सन ए सिकंदरी, मतलब सन से बना हुआ, ठीक, एक पैमाना जो कि भूमि मापने का पैमाना है। तो दोनों को जान लीजिए कि शेर शाह सूरी ने भूमि मापने का एक पैमाना बनाया जिसको गज ए सिकंदरी कहा गया है या सन कहा गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो गज ए सिकंदरी क्या है भाई? ये भूमि मापने का पैमाना। क्लियर है? अब इसके बाद आगे जाते हैं तो आगे जाकर हमको मिलता है कि शेर शाह सूरी जो है कुछ मुद्रा जारी करता है। एक मुद्रा जारी करता है चांदी का और उसका नाम रखता है रुपया, ध्यान रखिएगा। और एक और मुद्रा जारी करता है, उसका नाम रखता है दाम, ठीक। तो 2 सिक्के, तांबे का दाम और चांदी का रुपया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है चांदी का रुपया, ठीक, और दाम किसका? तांबे का दाम, ठीक है। चांदी का रुपया, तांबे का दाम, चांदी का रुपया, तांबे का दाम। अच्छा स्लोगन टाइप का बन गया, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ अभियान देख लेते हैं, ठीक है। पहला है इनका मारवाड़ अभियान। याद करने की जरूरत नहीं है, बस जान लीजिए कि, ठीक है, शेर शाह सूरी का एक अभियान था मारवाड़ अभियान। इसके बारे में आपको बता दूं, एक इंसिडेंस हुआ था मारवाड़ अभियान में। इसने जबरदस्त तरीके से मारवाड़ के कुछ जो सेनापति है उन्होंने इसका मतलब सामना किया था, ठीक है। जैता और कुंपा, ध्यान रखिएगा, 2 भाई थे, जैता और कुंपा। इसकी वीरता को देख के ये इतना प्रभावित हुआ था कि जब ये पराजित हो गया, ठीक है, इस युद्ध में, ये जीत गया शेर शाह सूरी, तो इसने कहा मैंने मुट्ठी भर बाजरे के दाने के लिए भारत का साम्राज्य खो दिया, ऐसा स्टेटमेंट दिया। अर्थात इतने वीर योद्धा खो दिए, ध्यान रखिएगा। और उन्हीं दोनों भाइयों की स्मृति में, ठीक है, विजय स्तंभ की स्थापना करता है दिल्ली में, ध्यान रखिएगा, विजय स्तंभ, ठीक। जैता और कुंपा, ध्यान रखिएगा, जैता साहसी, कुंपा साहसी, ऐसा इसने नाम दिया। जैता और कुंपा 2 भाई थे, ठीक है, दोनों सेनापति समझिए, सेना के प्रमुख पदाधिकारी थे, ठीक है। जबरदस्त तरीके से सामना किया और इन्हीं के स्मृति में विजय स्तंभ की स्थापना किया शेर शाह सूरी ने। क्लियर है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है रायसेन का अभियान, फिर है कालिंजर का अभियान। रायसेन का ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कालिंजर का इंपॉर्टेंट है भाई। कालिंजर के अभियान के दौरान ध्यान रखिएगा, इन्होंने, ठीक है, जैसे आप बाहुबली देखे होंगे, ठीक है, तो बाहुबली में क्या होता है, बाहुबली जो है पेड़ के सहायता से पूरा अपने टीम को कहाँ से लॉन्च कर देता है, किले के अंदर। ये महोदय क्या करते हैं, पूरा किला को घेर लेते हैं। ठीक, किला को घेरने के बाद, ठीक है, सामने वाले को बोलते हैं खोलो, नहीं खोलता है, तब ये क्या करते हैं, किले को तोड़ने का आदेश दे देते हैं, जिसमें बम लगा के तोड़ा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक, एक प्रकार का अस्त्र था हुक्का, हुक्का पीने वाला नहीं, ध्यान रखिएगा, हुक्का। ये हुक्का जो एक प्रकार का अग्नेयास्त्र था, ठीक, ये अग्नेयास्त्र अग्नि का एक चीज लॉन्च करता है जो कि दीवार से टकराता और फट जाता। ये जो है वापस दीवार से टकरा के इसी के पास बगल में आयुध में गिर जाता। आयुध मतलब ठीक गोला बारूद रखा रहता है और वहां पर विस्फोट हो जाता है, जिससे इसकी मृत्यु हो जाती है। अर्थात अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, अपने गर्दन पे ही कुल्हाड़ी चला दिया ये, ठीक है। मतलब ये जो हुक्का गया, वो हुक्का खुद इसी के पास आ गया, ठीक है, ध्यान रखिए। अर्थात कालिंजर अभियान में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? चलिए अब देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला शासक इस्लाम शाह बनता है। कौन बनता है? इस्लाम शाह, फिर मोहम्मद आदिल शाह और फिर अगला सिकंदर शाह सूर। ध्यान रखिएगा, 3 शासक, ठीक, इस्लाम शाह, मोहम्मद आदिल शाह, सिकंदर सूर, ठीक। बस इसको आपको जानना है कि, ठीक, ध्यान रखिएगा, द्वितीय अफगान वंश का प्रथम शासक शेरशाह सूरी और अंतिम शासक सिकंदर सूरी। क्लियर है? ये जो है आगे जाके फिर इसका युद्ध होता है, ठीक, किससे युद्ध होता है? हुमायूं से। और अंतिम रूप में जब इसकी पराजय हो जाती है, तब कहीं जाके हुमायूं अगला शासक फिर से बनता है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं आगे कि आगे क्या है, ठीक। अगला क्या है? हुमायूं रहेगा। हुमायूं फिर से पुनः वापस आता है। अभी ध्यान रखिएगा, हुमायूं क्या किया था, जब शेरशाह सूरी से वो बिलग्राम का युद्ध, अर्थात उस युद्ध को हार जाता है, ठीक है, तो वहां कहाँ चला जाता है? वो अमरकोट शासक, ठीक है, अमरकोट शासक के यहाँ रहता है, ठीक, अमरकोट के शासक के यहाँ रहता है और वहीं पर वहां पर हमीदा बानो बेगम से विवाह कर लेता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वहीं पर उसका पुत्र होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अकबर। कौन? अकबर। इसके बाद ये जो है वहां पर भी अपने सेना को संगठित करके काबुल कंधार को जीत लेता है। कहां पर? काबुल कंधार। अर्थात उस एरिया को जीत के पुनः भारत की ओर आता है। जब उसको पता चलता है कि भारत में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई है, उसके बाद उसके उत्तराधिकारी आ गए हैं, तो जैसे ही उसको पता चलता है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई है, ठीक है, वो काबुल से, ठीक, भारत की ओर कूच करता है और सबसे पहले मच्छीवाड़ा नामक स्थान पे मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ता है। मच्छीवाड़ा बोले तो पंजाब, पंजाब मतलब लुधियाना का क्षेत्र, ठीक है, मच्छीवाड़ा। ध्यान रखिएगा, मुगल साम्राज्य का द्वितीय काल 1555 से 56 तक, एक साल ही जिंदा रह पाए। 56 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो पहला युद्ध होता है मच्छीवाड़ा का युद्ध, लिखा हुआ ही है मच्छीवाड़ा के युद्ध। मच्छीवाड़ा कौन सा जगह है भाई? लुधियाना, लुधियाना का, ठीक है। अगर आपको किताब में पंजाब मिल जाए तो नाराज मत हो जाइएगा, ठीक है, पंजाब, पंजाब भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हुमायूं का सामना, वहां अफगान शासक थे। कौन थे? अफगान शासक। तो नसीब खां और तातर खां के साथ इनका सामना होता है, ठीक है, अफगानी थे, ठीक। कौन कौन अफगानी थे? नसीब खां और तातर खां। इन दोनों से सामना होता है हुमायूं का और हुमायूं इस युद्ध को जीत जाता है, ठीक है। यहां पर हुमायूं जीत जाता है। चलिए ये हो गया। और फिर अगले साल, सॉरी उसी साल फिर आगे बढ़ता है। अगला युद्ध है सरहिंद। ध्यान रखिएगा, सरहिंद मतलब उसके सर पे हिंद का ताज मिलता है, यानी यहां से आप ट्रिक बना लीजिए, ठीक। सरहिंद के युद्ध से फिर से पुनः वो अपनी गद्दी को प्राप्त कर लेता है, सरहिंद। यहां पर हुमायूं का सामना सिकंदर सूर से होता है। ये सिकंदर सूर कौन? ये वही, ठीक है, आपका शेरशाह सूरी का अंतिम, ध्यान रखिएगा, चौथा शासक। शेरशाह सूरी के बाद आपके 2 शासक, फिर ये अंतिम शासक। अब यहाँ पर हुमायूं जीत जाता है, इसकी पराजय हो जाती है और हुमायूं पुनः, ठीक, भारत का शासक बन जाता है। ध्यान रखिएगा, भारत का शासक बन जाता है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, अब हुमायूं भारत का शासक बन गया, ठीक। राजधानी कौन सी है? आगरा है, ठीक। राजधानी कहाँ पर है? आगरा। अब आपको मैं पहले बता चुका हूं कि हुमायूं जो है, ये जो है, ठीक है, इसका एक और महल था जिसे कि शेरशाह सूरी ने क्या बनाया था भाई? ठीक है, आपका दिल्ली का, आपका क्या नाम है भाई?
पुराना किला, ठीक, ध्यान रखिएगा, पुराना किला। वास्तव में पुराना किला का निर्माण में प्रमुख रूप से कौन योगदान दिया था? हुमायूं दिया था। हुमायूं ने पहले उस महल का निर्माण किया था, बाद में उसी को तोड़ के किसने? शेरशाह सूरी ने पुराना किला बनाया था। तो उसी पुराने किले के अंदर एक भवन था, दीने पनाह, ठीक, ध्यान रखिएगा, एक भवन था दीने पनाह, जो वास्तव में एक लाइब्रेरी था, और उसी की सीढ़ियों से गिर के हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। किससे गिर के? सीढ़ी से। और जैसे ही सीढ़ी से गिर के उसकी मृत्यु होती है, तो उस समय अकबर जो है कालानौर पे रहता है, ठीक, कहाँ? कालानौर, ठीक है, कालानौर में रहता है, और वहां पर बैरम खान जो है, ठीक है, उसको वहीं पर उसका राज्याभिषेक कर देता है, कालानौर में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, यहां पर मृत्यु हो गई दीने पनाह में गिर के, यानी एक लाइब्रेरी है। अकबर जो है उस समय, ठीक है, कालानौर में रहता, यहीं पर बैरम खां द्वारा, बैरम खान कौन? बैरम खां जो है अकबर का संरक्षक था, क्योंकि वो अल्पवयस्क था, तो बैरम खां के संरक्षण में रहता था, और यही बैरम खान ने अकबर का कालानौर में राज्याभिषेक कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ध्यान रखिएगा, लेनपुल एक इतिहासकार थे, इन्होंने कहा है कि हुमायूं जो है अपने जीवन भर लड़खड़ाता हुआ संघर्ष करता रहा, और उसकी मृत्यु भी लड़खड़ाते हुए हो गई, ठीक है। किसने कहा है? ये आपसे पूछा जाएगा, और पूछा भी गया है, ठीक है। किस इतिहासकार ने कहा है कि हुमायूं अपने जीवन भर लड़खड़ाता रहा, ठीक है, अर्थात लड़खड़ाते हुए संघर्ष करता रहा, और उसकी मृत्यु भी लड़खड़ाते हुए हो गई, ठीक है। ये किसने कहा है भाई? ये कहा है लेनपुल ने, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अबुल फजल ने क्या कहा है हुमायूं के बारे में? हुमायूं के बारे में अबुल फजल ने इसे इंसान एक कामिल कहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक, इंसान ए कामिल। तो किसे कहा है? हुमायूं को कहा है, ठीक है। चलिए, अब हुमायूं महोदय ये ज्योतिषी को बहुत मानते थे। किसको मानते थे? ज्योतिषी को, ठीक है। तो ज्योतिषी जो इनको बोले थे कि भाई आपको 7 दिन में 7 अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनने हैं, तो ये महोदय वही काम करते थे, 7 दिन 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहनते थे, ठीक है, 7 अलग अलग रंग के, सतरंगी, यानी कि पूरा रेनबो टाइप का, ठीक है, रेनबो। चलिए, तो ये हो गए हमारे हुमायूं। हुमायूं के बाद ध्यान रखिएगा, ठीक, हुमायूं के बाद अकबर जो है शासक बनता है। अकबर को अभी चर्चा किए हैं, ठीक है। अकबर के पिता कौन? अभी चर्चा किए हैं भाई, ठीक। अच्छा, इनका जन्म से हम चालू कर देते हैं। अकबर का जो जन्म हुआ है, ठीक है, ये 1542 में होता है, ध्यान रखिएगा, 1542 में राजा वीर साल, राजा स्थान में, ध्यान रखिएगा, राजा वीर साल के महल में, एक्चुअली महल में नहीं, अस्तबल में होता है, अस्तबल में, ध्यान रखिएगा। राजा तो महल में रहेगा ना, ठीक है, ये वहां पर काम करते थे सेवक के रूप में नहीं, या वहां पर सरल लेके रखे थे, ठीक, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। राजा वीर साल के महल में होता है। ये कहाँ है? अमरकोट के शासक है, अमरकोट, इस चीज को ध्यान रखिएगा, अमरकोट के शासक वीर साल के महल में, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, माता को जाने से पहले, अच्छा चलो बता ही देता हूं, माता क्या नाम है, ठीक है, किससे? अंजुमन बानो बेगम, ध्यान रखिएगा, अंजुमन बानो, ध्यान रखिएगा, अंजुमन बानो बेगम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पिता कौन भाई? हुमायूं है, हुमायूं, ठीक है। संरक्षक बैरम खां, ठीक। भाई कौन है? मिर्जा हाकिम, ध्यान रखिएगा, भाई है मिर्जा हाकिम, क्लियर है, ठीक है, मिर्जा हाकिम भाई। चलिए देखिएगा, अकबर का जन्म 1542 में राजा वीर साल के महल या अस्तबल में हुआ, अमरकोट में। माता, अच्छा गलत हो गया भाई, ठीक, इसको रेस कीजिएगा, माता अंजुमन बानो बेगम नहीं है, हामिदा बानो बेगम है भाई, ठीक है, मिस्टेक से हो गया, गलती से मिस्टेक। चलिए आगे लिख लीजिए, इसको सुधार लीजिए, ठीक है। आपका हामिदा बानो बेगम, हामिदा बानो बेगम, क्लियर है। चलिए ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, बैरम खां के संरक्षण में इसने क्या किया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा था। पहला पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, ठीक, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। दूसरा युद्ध होता है ठीक 20 साल बाद 1556 में,
ठीक, अकबर अर्थात अकबर का संरक्षक बैरम खां वर्सेस आदिल शाह, जिसको हेमू कहा गया है। हेमू हिंदू शासक था, ध्यान रखिएगा, ऐसा कहते हैं, आदिल शाह के नाम से जाना जाता था, ध्यान रखिएगा। ठीक, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, अकबर अर्थात बैरम खां वर्सेस आदिल शाह। यहां पर क्या होता है, एक तीर जो है ठीक हेमू के आंख में लग जाती है, ध्यान रखिएगा, हेमू के आंख में लग जाती है, जिससे क्या होता है कि ठीक उसको आंख में लग जाता है, इंजर्ड हो जाता है, वो गिर जाता है, ठीक है, अपने सवार से अर्थात सवारी से, जिससे सेना में हड़कंप मच जाता है, ठीक है, जिसके कारण ठीक है ये इस युद्ध को अर्थात अकबर या बैरम खान इस युद्ध को जीतने में सफल होता है। क्यों? क्योंकि इसको तीर लग गया और इस तीर लगने की वजह से ये गिर गया, ठीक है, लोग समझ गए कि ये मर गया, ऐसा टाइप का, और इसके सेना में भगदड़ मच गई। इसी को इतिहासकार ने कहा है कि यहाँ पर अकबर का जीतना ठीक एक दैवीय संयोग था, ठीक है, और आदिल शाह अर्थात हेमू को पराजित होना या हेमू का पराजय जो है ठीक एक अनलक था मतलब दुर्भाग्य था। ठीक, अब आइए देखते हैं इसके प्रारंभिक काल को। 1556 में ये गद्दी पे बैठता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। राज्याभिषेक मैं बता दूं, ठीक 13 वर्ष 4 माह, 13 वर्ष 4 माह का था कौन? अकबर। तब ये गद्दी पे बैठा, ध्यान रखिएगा, 1556 में। कब? 1556 में, ठीक है, 1556 में। 42 में जंग हुआ, ठीक है, 42 से अब गिन लीजिए, ठीक है। चलिए, 1556 में गद्दी में बैठा और 4 साल तक बैरम खां के संरक्षण में रहा, ठीक है। किसके संरक्षण में? बैरम खान के संरक्षक में। और इसी को अकबर का संरक्षण काल भी कहा गया है। इसी को क्या कहा गया है? अकबर का संरक्षण काल। चलिए अगला आ जाइए। इसके बाद ध्यान रखिएगा, बैरम खान के अगेंस्ट षड्यंत्र रच के, ठीक है, बैरम खान मतलब आपके अकबर के मन में ये बता दिया गया कि बैरम खान जो है, ठीक है, ये किसी न किसी प्रकार से आपको हताहत करना चाहता है, अर्थात ठीक है राजा को नुकसान पहुंचाना चाहता है। राजा चाहता मतलब बाकी लोग तो इसको मृत्युदंड देने के पक्ष में थे, लेकिन अकबर क्या करता है, अकबर जो है बैरम खान को, ठीक है, हज के लिए भेज देता है। ध्यान रखिएगा, कहाँ भेज देता है इसको? हज के लिए। आप जाइए मक्का मदीना जाइए, हज कीजिए, ठीक है, उधर ही रहिए, ठीक है। परंतु जैसे ये हज के लिए जाता है, इसकी हत्या कर दी जाती है आगे जाके। क्लियर है? ये सब षड्यंत्र था। अब आ जाइए, उसके बाद बैरम खान के संरक्षण से तो मुक्त हुआ, लेकिन 2 साल तक 60 से 62 तक ये पेटीकोट काल में रहा। पेटीकोट काल किसको कहते हैं? इसकी माता श्री हमीदा बानो बेगम, साथ ही साथ धाया माँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, धाया माँ महामंगा, ठीक, और आदम खां, ठीक, इसका चचेरा भाई, इनके संरक्षण में रहता है। ठीक, हमीदा बानो बेगम, इनकी धाया माँ महामंगा, और ठीक है उन महामंगा का बेटा अर्थात इसका आपका चचेरा भाई कौन? आदम खां, इनके संरक्षण में रहता है, ठीक, 2 साल। इसी को पेटीकोट काल कहा गया है। क्यों? क्योंकि महिलाओं के संरक्षण में रहा है। चलिए, प्रश्न ये पूछा जाता है कि पेटीकोट काल का संबंध किस शासक से है, तो वह है अकबर से। दिमाग में ही जाएगा नहीं, ध्यान रखिएगा, अकबर पेटीकोट काल में कैसे रहा है? जब तक आप इसको पढ़े नहीं रहेंगे तब तक इसको कोई सही नहीं करेगा। अगला ध्यान रखिएगा, 62 में अपने आप को इन सभी चीजों से मुक्त कर लेता है और एक स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करता है। अर्थात समझिए कि 1562 में अकबर एक स्वतंत्र शासक बनता है। ठीक है, स्वतंत्र शासक बनते ही सबसे पहले दास प्रथा का अंत करता है, यानी खुद दास था, समझिए, खुद दासता से मुक्त हुआ। पहले बैरम खान की दास था, फिर पेटीकोट वाला दास था। ठीक है, इसलिए इससे ट्रिक बना लीजिए कि स्वतंत्र होना यानी खुद भी स्वतंत्र हुआ, अर्थात दास प्रथा का अंत भी किया बाहर की ओर। ठीक है, अंदर की दासता बाहर की दासता दोनों से मुक्त हो जाता है ये, या एक को मुक्त हो जाता है तो दूसरों को मुक्त कर देता है। ठीक है, इसके बाद अकबर द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम, ध्यान रखिएगा। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। ठीक, 1565 में, ध्यान 64 में जजिया कर समाप्त कर देता है। जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर है जो गैर मुसलमानों से लिया जाता है। इसका अपोजिट कर है जकात। ठीक, इस चीज को आप पढ़े हैं, जजिया और जकात। ठीक है, जजिया जो है एक प्रकार का गैर मुसलमानों से लिया जाता है। गैर मुसलमान में सब आ जाएंगे, मुसलमान, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर है। कैसा कर है भाई? ये धार्मिक कर है, ध्यान रखिएगा। उस्र और खराज वो कौन से कर थे? ठीक है, वो भूमि कर थे, ध्यान रखिएगा। उस्र और खराज दोनों भूमि कर थे, जजिया जकात दोनों धार्मिक कर हैं। ठीक है, 1575 में इबादत खाने की स्थापना होती है। इबादत खाना का मतलब एक ऐसा सार्वजनिक स्थान जहां पर सभी लोग, सभी धर्म, वास्तव में
ये सुन्नी धर्म को मानने वाले थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, दूसरे को नहीं मानते थे। फिर बाद में उन्होंने सबके लिए ओपन कर लिया, अर्थात विभिन्न धर्म के लोग आए, ठीक है, और यहाँ पर एक सामान्य रूप से चर्चा करें, धार्मिक चर्चा, इसलिए इसने इबादत खाने की स्थापना किया। किसने? अकबर ने किया, ध्यान रखिएगा। फिर अगला होता है 1556 में 76 में हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है, अकबर वर्सेस किसके वर्सेस? ठीक, महाराणा प्रताप, ध्यान रखिएगा, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के साथ 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी की युद्ध, ठीक है। फिर उसी के आगे जाएंगे तो 1579 में मजहर की घोषणा करता है अकबर, ठीक है। क्या है मजहर? मजहर का मतलब है, ठीक, इसने धार्मिक मामले में अपने आप को सर्वोच्च कर दिया, कि अर्थात धर्म से संबंधित अगर कोई निर्णय लेगा तो सबसे सर्वोच्च निर्णय किसका होगा? राजा का होगा। अर्थात मजहर का मतलब हो गया, ठीक, धार्मिक निर्णय, अर्थात धार्मिक रूप से सबसे सर्वोच्च अधिकारी कौन है? राजा। क्लियर है? ठीक है। जैसे ही आपको मजहर का अर्थ पूछे तो आपको क्या कहना है? मजहर का मतलब होता है, ठीक, धार्मिक मामले में सर्वोच्च अधिकारिता रखने वाला व्यक्ति, ठीक है। और वो किसको बना दिया? इसने स्वयं को बनाया, अर्थात राजा को, ठीक है। 1582 में इसने दीन-ए इलाही की स्थापना की। वास्तव में ये दीन-ए इलाही नामक एक अलग धर्म की स्थापना करना चाहता था, परंतु इसके कुछ दरबारी, इसके सहयोगी ने इसको मना किया। फिर ये क्या हो गया? दीन-ए इलाही वास्तव में एक प्रकार का आचार संहिता, ध्यान रखिएगा, आचार संहिता, ठीक, आचार संहिता मतलब अच्छी चीजें, ठीक, इसके तहत, ठीक, अच्छी अच्छी चीजों को, अच्छी आदतों को डाला गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दीन-ए इलाही को मानने वाले में, ठीक है, कुल मिला के 18 लोग थे, उसमें से एक ही हिंदू था, बीरबल। ध्यान रखिएगा, एकमात्र हिंदू था जिसने दीन-ए इलाही को एक्सेप्ट किया था, दैट इज कौन? बीरबल। कुल मिला के 18 लोगों ने स्वीकार किया था। उसके बाद 1853 में इन्होंने हिजरी संवत के स्थान पे, पहले क्या चलता था भाई? इससे पहले हिजरी संवत चलता था, ध्यान रखिएगा, हिजरी संवत के स्थान पे इलाही संवत की स्थापना की। किसने? अकबर ने, ठीक है। तो इस प्रकार अकबर के ये महत्वपूर्ण कार्य हो गए। चलिए अकबर के बारे में एक दो कार्य और बता दूं। अकबर ने सती प्रथा का अंत किया था, ठीक, ध्यान रखिएगा ना, अलग लग रहा होगा और राजा राम मोहन राय नहीं, उससे पहले सती प्रथा का अंत किसने कर दिया था? अकबर ने किया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये फैक्ट आपको नहीं पता रहा होगा कि, चलिए मैं लिख देता हूं ना, ठीक, सती प्रथा का अंत किया था किसने? अकबर ने। सती प्रथा का अंत, ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ इसने गौ हत्या को भी रुकवा दिया था। गौ हत्या को क्या करवा दिया था? बंद करवा दिया। ध्यान रखिएगा, किसको? गौ हत्या को बंद करा दिया। आपको यह भी बता दूं कि अकबर ने कश्मीर का अभियान किया था। ध्यान रखिएगा, अकबर ने कहाँ का अभियान किया था? कश्मीर का, ठीक है। ये अपने जीवन के अंतिम समय में इसको एक बीमारी हो जाता, पेट का बीमारी, जिसको जलोदर कहते हैं, जलोदर। और इसी जलोदर बीमारी के कारण इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। और इसको आगरा के निकट एक स्थान है सिकंदरा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यही इनको दफनाया गया। तो अकबर का समाधि कहाँ हो गया? सिकंदरा में हो गया। क्लियर है? अकबर का समाधि कहाँ है? सिकंदरा में है। चलिए हो गया, ठीक। कौन सा बीमारी था? जलोदर बीमारी, ठीक। गौ हत्या और सती प्रथा का इसने अंत किया। हाँ, रामदास, गुरु रामदास के बारे में याद आ गया मुझको। गुरु रामदास अर्थात सिख गुरु रामदास को इन्होंने 500 बीघा जमीन दिया था। ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए कहीं पर, ठीक है। गुरु रामदास, सिख गुरु रामदास को इन्होंने 500 बीघा जमीन दान दिया था, 500 बीघा। बाकी सब आगे जाके शासक मिलेंगे, औरंगजेब मिलेगा, ठीक, वो हत्या करता है, जहांगीर मिला वो हत्या करता है। ध्यान रखिएगा, अलग अलग शासकों का, अलग अलग गुरुओं का, ठीक है। ये मात्र अकबर ऐसा था जो सिख गुरु रामदास को क्या करता है? 500 बीघा जमीन देता है। क्लियर है? चलिए अब देख लेते हैं हमारा अगला, ठीक, हमारा अगला टॉपिक है इन्हीं के अंतर्गत, नवरत्न। ध्यान रखिएगा, अकबर के दरबार में 9 अलग अलग क्षेत्रों के विद्वान थे और इसी को क्या कहा गया है? नवरत्न कहा गया है, ठीक है। इन नवरत्नों के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए एक एक करके देख लेते हैं। आइए अब देख लेते हैं अकबर के नवरत्न, ठीक है। चलिए अकबर के नवरत्न में सबसे पहला हम देख लेते हैं बीरबल के बारे में, ठीक। कौन थे भाई बीरबल? बहुत अकबर बीरबल का कहानी सुने हम लोग, ठीक है। बचपन में कॉमिक्स भी आता था, कॉमिक्स भी पढ़ते थे, सीरियल में भी अकबर बीरबल के बहुत सारे सीरियल्स देखे हैं, ठीक। तो बीरबल कौन था? बीरबल वास्तव में विद्वान था, ब्राह्मण था, ठीक। पहला ध्यान रखिएगा, पहला ये चीज कि बीरबल जो है, ठीक, एक ब्राह्मण था। पहला क्या था भाई? ये
ब्राह्मण। क्लियर है। दूसरा ध्यान रखिएगा, बीरबल जो है इसका वास्तविक नाम महेश दास था। ये बार बार पूछा जाता है, महेश दास। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास था। ठीक है। ये ऐसा प्रथम व्यक्ति था जिसने दिन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। ठीक, ध्यान रखिएगा, किसको? दिन ए इलाही, दिन ए इलाही को स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू। बाकी और लोग थे, ठीक है, हिंदू में से केवल एक व्यक्ति है, ठीक है, वो है बीरबल। बीरबल जो है, ठीक, इसकी कुछ उपाधि थी। इसका उपाधि था राजा, ध्यान रखिएगा, ठीक, राजा, ठीक, और कविराज, दो उपाधि था इसके पास, राजा और कविराज, दो उपाधि था इसका, राजा और कविराज। क्लियर है। तो बीरबल का वास्तविक नाम हो गया महेश दास। ये एक ब्राह्मण था, दिन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू। ठीक, इसके उपनाम था, उपाधि था, उपनाम नहीं, उपाधि, राजा और कविराज। आइए मान सिंह ये कछवाहा राजपूत थे। ध्यान रखिएगा, मान सिंह जो है आमेर के कछवाहा राजपूत थे, अर्थात मान सिंह के, ठीक, से संबंधित मान सिंह जो है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कछवाहा राजपूत थे। और ये जो है आपके अकबर के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आमेर के कछवाहा राजपूत थे, आमेर के कछवाहा राजपूत, ठीक है। और ये किसके दरबार में रहते थे? ये रहते थे आपके अकबर के दरबार में। अब्दुल रहीम, वास्तव में अब्दुल रहीम को खाना खां भी कहा गया है। खाना खां नहीं, ध्यान रखिएगा, खाना खां नहीं, ठीक है, खाना खां, ठीक है। वास्तव में जब अब्दुल रहीम जो है, कौन है अब्दुल रहीम? ये जो है अब्दुल रहीम बैरम खां और हमीदा बानो बेगम, ध्यान रखिएगा, इसके पिता है बैरम खां, ठीक। बैरम खान कौन? आपको पता है अभी, बैरम खां, ठीक, और हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो। ध्यान रखिएगा, बैरम खां अकबर का संरक्षक रहा है, ठीक है। इसी को 1560 ईस्वी में कहाँ भेज देता है? तीर्थ यात्रा, जहाँ पर इसकी हत्या कर दी जाती है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, बैरम खां और हमीदा बानो बेगम का पुत्र था अब्दुल रहीम खान का। बैरम खां की मृत्यु के बाद अकबर जो है वो हमीदा बानो बेगम से विवाह कर लेता है, ठीक है। क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है। और जब अब्दुल रहीम को ये गुजरात अभियान में भेजते हैं और गुजरात अभियान को जीत के आता है, तब उसको खाना खां की उपाधि देता है अकबर। ध्यान रखिएगा, गुजरात अभियान के बाद, ठीक है। चलिए, ये हो गया अब्दुल रहीम खाना खां। कौन था? अबुल फजल जो था इनका राजपुरोहित था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अबुल फजल इनके क्या थे? राजपुरोहित। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए, तान अर्थात समझिए, तान मारते हैं ना हम और आप, ठीक, बाथरूम तान, ठीक है। चलिए, तानसेन कौन थे भाई? तानसेन थे संगीतज्ञ, ठीक है। चलिए, इनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे था, रामतनु पांडे, ठीक। क्या भाई? रामतनु पांडे, वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे, ठीक। इनके बारे में सुन लीजिए। ये जो है, ठीक, ध्रुपद गायन के महारथ थे। ऐसा कहा जाता था ध्रुपद गायन का प्रारंभ तानसेन ने ही किया है, ठीक है। जबरदस्त संगीतज्ञ थे, ठीक है। रामतनु पांडे इनका वास्तविक नाम था, ये, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ध्रुपद गायन के ये सिद्धस्थ थे। अगला है हकीम उकान। ध्यान रखिएगा, हकीम उकान कौन है? ठीक, वो अब्दुल रहीम के भाई हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सॉरी, अबुल फजल के भाई हैं, ठीक। हकीम उकान, नाम है हकीम लेकिन हकीम नहीं है, ये रसोइया है, ठीक। नाम है हकीम, ये क्या है? रसोइया। मतलब हकीम उकान जो है इस प्रकार का हकीम है, इतना अच्छा खाना खिलाएगा कि आपको हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब देख लेते हैं अगला, मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा वास्तव में ये ईरान का दूत था। ध्यान रखिए, ईरान का था, ठीक, दूत नहीं था, ईरान का विद्वान था, ईरान का विद्वान। और इसका जो स्टेटस था दरबार में, वो सलाहकार का था, सलाहकार, बहुत ही जबरदस्त विद्वान था, ठीक है। मुल्ला दो प्याजा, अगर आप अकबर और जोधाबाई वाला मूवी देखे होंगे, ऋतिक रोशन वाला, तो जब बीरबल जाता है अंदर में न्याय मांगने के लिए, जब उसको गेट में पैसा लिया जाता है, तो जो क्रॉस क्वेश्चन करता है अंदर में,
चलिए बताइए, अगर आप इतना ही विद्वान हैं, अगर आपको दरबार में शामिल होना है, अकबर क्या करता है, उनको विद्वता के कारण दरबार में शामिल कर लेता है, तो उससे जो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं वही है आपका मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मुल्ला दो प्याजा ईरान का विद्वान था, ये अकबर का सलाहकार था। और ये कौन था? अबुल फजल का भाई था। ठीक, ये नहीं था भाई, ठीक, मिस्टेक हो गया। अबुल फजल का भाई कौन था? मुल्ला दो प्याजा। इसका नाम इसलिए पड़ा मुल्ला दो प्याजा कि ये भोजन में 2 प्याज पसंद करता था। ठीक है, टोडरमल बड़ा सिंपल सा, टोडरमल ये राजस्व, ठीक है, राजस्व को देखते थे, अर्थात ये इनके राजस्व मंत्री थे, लेन देन, पैसा, हिसाब किताब। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वित्त और राजस्व को कौन संभालते थे? टोडरमल। ठीक है, और फैजी, अगला ध्यान रखिएगा, फैजी ये राजकवि है। ठीक, इनका उपाधि ये एक्चुअली में राजकवि थे, ध्यान रखिएगा, राजकवि। ठीक, देखो भाई, मुल्ला दो प्याजा भी नहीं था, फैजी था। ठीक है, मिस्टेक हो जाता है। ठीक, मुल्ला दो प्याजा अब्बुल फजल का भाई नहीं था, वो फैजी था। अब अचानक से याद आता है, क्लियर है? तो इस प्रकार से, ठीक, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, नवरत्न के बारे में आपको प्रश्न पूछा जाता है, लोग कंफ्यूज होते हैं। आपसे पहला ही प्रश्न ये रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं है? तो इन नामों का आप एक ट्रिक बना लीजिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन नामों का एक ट्रिक बना लीजिए ताकि आपको आसानी से पता चल सके, या तो हिंदी के पहले नाम या इंग्लिश के पहले अल्फाबेट से आप इनका एक ट्रिक बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम जहांगीर के बारे में। चलिए, जहांगीर जो है, ठीक है, वास्तव में जहांगीर का नाम क्या था? ठीक, वास्तव में जहांगीर का नाम था, ठीक है, सलीम। ध्यान रखिएगा, सलीम। ठीक, इनका वास्तव नाम सलीम था। चलिए पूरा नाम देख लेते हैं, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। ध्यान रखिएगा, नूरुद्दीन, ठीक, मोहम्मद जहांगीर, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर इनका पूरा नाम था। इनके माता का नाम मरियम उज्जमानी, मरियम उज्जमानी, उज्जमानी, क्लियर है? ठीक, मरियम उज्जमानी। पिता तो पता है भाई, इसका पिता का नाम था अकबर, क्लियर है? किसी कोई डाउट? ध्यान रखिएगा, 1627 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनकी मृत्यु के बाद इनको रावी नदी के तट पे शहादरा, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पर दफनाया गया। ठीक है, अकबर का समाधि कहाँ? सिकंदरा। ध्यान रखिएगा ना, अकबर की समाधि सिकंदरा में है। ठीक है, जहांगीर की समाधि, ठीक, शहादरा में है। ठीक, ध्यान रखिएगा, कहां पर? रावी नदी के तट पर शहादरा। ठीक है, इनका विवाह जो हुआ था, ध्यान रखिएगा यहां पर, ठीक है, मानबाई से। मानबाई जो है, ठीक है, ये आपका ध्यान रखिएगा, इनका उपनाम एक और मिलता है मानबाई का। ठीक है, मानबाई के बारे में देख लेते हैं। मानबाई जो है भगवान दास की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी भाई? भगवान दास, भगवान दास की पुत्री थी। ठीक है, चलिए इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है, बादशाह बेगम के नाम से जाना गया है। ठीक है, इनको जो है, ठीक है, शाह बेगम के नाम से जाना गया है। किस नाम से जाना गया है? शाह बेगम, क्लियर रखिएगा, पूछ देता है। उसके बाद इनकी अगली पत्नी थी नूरजहां, इनको बादशाह बेगम के नाम से जाना गया है। बादशाह बेगम, बेगम, एक तो यही नाम याद नहीं होने वाले, मान सिंह और नूरजहां, ठीक है, और बेगम का नाम रख रहे हैं। ठीक है, भूल जाते होंगे, अगर 4-5 रानियां हैं, ठीक है, तो एक को बुलाना किसी और को होता होगा, मुंह से नाम किसी और का निकल जाता होगा। ठीक है, तो पहली पत्नी मानबाई, भगवान दास की पुत्री शाह बेगम, इनका उपनाम उपाधि नूरजहां, बादशाह बेगम। नूरजहां कौन? मेहरुनिसा। वास्तविक नाम नूरजहां का क्या था? मेहरुनिसा था। ध्यान रखिएगा, क्या नाम था भाई? मेहरू निशा। ठीक, ये याद रखिएगा भाई। चलिए अब आ जाते हैं कार्य। कार्य में ध्यान रखिएगा, ठीक, इस चीज को आप समझ लीजिए कि आपके जहांगीर जो है एक न्यायप्रिय शासक है। न्यायप्रिय शासक, इसने क्या किया था? आगरा के किले के शाहबुर्ज, ऊंचा इलाका, शाहबुर्ज से लेकर, ठीक है, नदी के तट तक एक सोने की जंजीर बनवाया। ध्यान रखिएगा, और कोई भी व्यक्ति उस जंजीर को खींचता तो घंटी बजता था, और राजा वहां पर आके उसको न्याय प्रदान करता था। इसी को दस्तूर उल अमल कहा गया। 12, ध्यान रखिएगा, न्याय की जंजीर तो अच्छी बात है ना, न्यायप्रिय शासक था, सोने की जंजीर बनवाया। ठीक, इसने 12 आदेश जारी किए। 12 आदेश न्याय से संबंधित, इसी को दस्तूर उल अमल कहा गया है। इस चीज को समझ लीजिए, क्या कहा गया है इसको? दस्तूर उल अमल।
ठीक, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, न्याय से संबंधित कंसेप्ट है। ठीक है, साथ ही साथ जो आपके जहांगीर हैं ये चित्रकला प्रेमी हैं। ठीक, उस्ताद खां, मंसूर खां, ठीक, ये दो प्रमुख आपके चित्रकार जो है इनके दरबार में रहते थे। ठीक, इनके दरबार में कुछ ब्रिटिश व्यापारी आए थे, दो प्रमुख है, पहला है हाकिंस और टॉमस रो। ठीक, बस नाम जान लीजिए, हाकिंस और टॉमस रो। एक्चुअली में हाकिंस आया था, ठीक, वो महारानी का पत्र लेके अकबर के दरबार के लिए, ठीक है, अकबर के लिए, लेकिन अकबर तब तक जा चुके थे, अर्थात ठीक है उनकी मृत्यु हो चुकी थी। ये कहाँ पहुंचे? जहांगीर के दरबार में। फिर हम लोग इतिहास में पढ़ते भी हैं, ठीक, मेघना काटा जहांगीर वाला, एक फर्रुख सियार वाला 1717 वाला। ठीक है, फिलहाल आपके पास है जहांगीर और टॉमस रो। चलिए अब आ जाइए नूरजहां गुट के बारे में जान लीजिए भाई। नूरजहां गुट का मतलब है, ठीक, जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां, ठीक है, अजमत बेगम, नूरजहां का पिता अजमत बेगम कौन है? नूरजहां की मां है, ध्यान रखिएगा। ठीक, और इसी नूरजहां की मां अजमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की कला, टेक्निक निकाली थी। ठीक, ये प्रश्न पूछा गया है, इत्र निकालने का टेक्निक किसके द्वारा इजाद किया गया? अजमत बेगम। अजमत बेगम को नूरजहां की मां। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अजमत बेगम, नूरजहां, ठीक, इस प्रकार कुछ महिलाओं का एक गुट बना हुआ था जिसको क्या कहा गया है? नूरजहां गुट। ये इतिहास में पूछा जाता है। चलिए अब देख लेते हैं हम आगे। ठीक है, अगला शासक हमारा, ठीक, शाहजहां। चलिए अब देख लेते हैं, शाहजहां के बारे में जान लेते हैं। अब शाहजहां को पढ़ लेते हैं। चलिए, शाहजहां का पूरा नाम शहाबुद्दीन शाहजहां, शहाबुद्दीन, ध्यान रखिएगा, शहाबुद्दीन शाहजहां, शाहजहां। चलिए क्लियर है। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम ध्यान रखिएगा, इससे पहले था हामिदा बानो बेगम। ठीक है, और ये इनका है आपका क्या है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनका पत्नी का नाम क्या है? इनका पत्नी का नाम है अर्जुमन बानो बेगम। ठीक, अर्जुमन बानो बेगम, ध्यान रखिएगा, अर्जुमन बानो बेगम। क्लियर है। ठीक, इसके पुत्र थे, शाहजहां के पुत्र थे, पहला दारा शिको, औरंगजेब, शाह सुजा और मुराद। सबसे योग्य मानता था दारा शिको को शाहजहां जो है। ठीक, ध्यान रखिएगा, इसके चारों पुत्र में सबसे योग्य था इसका पुत्र दारा शिको, बहुत ही विद्वान था। इसने सिर ए अकबर के नाम से उपनिषद का अनुवाद किया था, ये पूछा जाता है। ठीक, अब उपनिषद का अनुवाद किया था, उपनिषद, और उसका नाम दिया था सिर ए अकबर। ध्यान रखिएगा, सिर ए अकबर। किसने? तो भाई दारा शिको ने। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि जब शाहजहां जैसे ही, ठीक है, पहले तो इसको खत्म कर लेता हूं, तब यहां से हम इस तरफ स्विच करेंगे। पहले ध्यान रखिएगा, ताजमहल, ताजमहल जो है ये आगरा में बनाया गया। शाहजहां जो है चित्रकला प्रेमी के साथ साथ, ठीक, इसके काल को स्थापत्य के दृष्टिकोण से स्वर्ण काल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, शाहजहां के काल को स्थापत्य के दृष्टि से, स्थापत्य मतलब स्थापत्य यानी मोन्यूमेंट्स, बिल्डिंग के दृष्टि से क्या कहा जाता है? ठीक, स्वर्ण काल। बहुत सारे इमारतें बनाए ना भाई। ठीक है, सबसे पहला ताजमहल। ताजमहल के जो आपके डिजाइनर थे अब्दुल हामिद लाहौरी। क्लियर है, कौन थे? अब्दुल हामिद लाहौरी। ठीक है, इसको डिजाइन तो इन्होंने बनाया, लेकिन ठीक है इसके जो काम करने वाले वो अलग व्यक्ति थे, वो केवल डिजाइन बना के दिए थे। कुल मिला के 22 साल में, ध्यान रखिएगा 22 साल में, ठीक है, आपका ताजमहल का निर्माण पूरा हुआ 22 साल में। तो अब्दुल हामिद लाहौरी, ध्यान रखिएगा, अब्दुल हामिद लाहौरी, ये इसके शिल्पकार थे। ठीक है, मयूर आसन समझ लीजिएगा। ठीक है, जब आप ताजमहल जाएंगे तो उसी कैंपस में देखिएगा दीवाने आम दीवाने खास भी है। ठीक है, सेम चीज आगरा के किले में, दिल्ली के लाल किले में भी है। तो दीवाने आम दीवाने खास की स्थापना आगरा के जो आपका ताजमहल का कैंपस वहां पर भी करते हैं, और उसी दीवाने आम और दीवाने खास में, साथ दीवाने आम में ध्यान रखिएगा मयूर आसन की स्थापना करते हैं, और इसी पे कोहिनूर हीरा जड़ा रहता है। ध्यान रखिएगा, पूरा हीरे से जड़ा हुआ था वो। ठीक है, मयूर आसन। साथ ही साथ दिल्ली में, आगरा में, पहले ना आगरा में बता देते हैं, जामा मस्जिद का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ दिल्ली में, अभी दिल्ली गए नहीं है, ठीक है, दिल्ली भेजते हैं। ठीक है, जब यहाँ पर इस प्रकार के काम कर लेते हैं, ठीक, ताजमहल बना लिए भाई, ठीक है, मयूर आसन भी स्थापित कर दिया, ठीक, जामा मस्जिद भी बना दिया, कहाँ पर? आगरा में।
ठीक है। उसके बाद ये राजधानी का परिवर्तन करके आगरा से दिल्ली आ जाते हैं और तत्कालिक स्थान को नाम रखते हैं शाहजहानाबाद। अभी भी दिल्ली में आप जाएंगे, ठीक है, तो जो लाल किला है, लाल किला के अंदर वाली जब गली में घुसेंगे तो उसी को शाहजहानाबाद कहा गया है। ठीक है, क्या कहा जाता है? शाहजहानाबाद। ठीक है, तो शाहजहानाबाद के नाम से अभी भी ये क्षेत्र जाना जाता है। जैसे ही शाहजहां की स्थिति, मतलब इसको बीमारी हो जाता है, ये बीमार हो जाते हैं, तो इसके बीमारी की वजह से ये शासन का राजकाज में ठीक से पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो जिसके कारण ध्यान रखिएगा उत्तराधिकार का युद्ध होता है। और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये उत्तराधिकार का युद्ध है, जिसमें बहादुरपुर का युद्ध, धर्मट का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और देवराई का युद्ध शामिल है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है? उत्तराधिकार के युद्ध। बहादुरपुर का युद्ध, धर्मट का युद्ध में इस सब में कौन है? दारा शिकोह, औरंगजेब। ठीक है, सामूगढ़ का युद्ध में दारा शिकोह, औरंगजेब। वास्तव में ये इस युद्ध में औरंगजेब जो है इसको पराजित करके ये शासक बन गया रहता है, शासक बन चुका रहता है यहाँ पर औरंगजेब। ठीक है, और आलमगीर, ठीक है, ध्यान के नाम से, ठीक है, राजा बनता है, अपने आप को आलमगीर नाम से घोषित करता है। लेकिन उसके बाद भी जिंदा रहता है दारा शिकोह। इसको अंतिम रूप से देवराय के युद्ध में, ठीक है, दारा शिकोह की हत्या कर दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, बहादुरपुर, धर्मट, सामूगढ़ और देवराय के युद्ध ये वास्तव में उत्तराधिकार के युद्ध है गद्दी को पाने के लिए। और इसमें अंतिम रूप से विजय होती है किसकी? औरंगजेब की। ध्यान रखिएगा। आइए अब हम देख लेते हैं औरंगजेब के बारे में। ठीक, औरंगजेब जो है, ठीक, ध्यान रखिएगा, ठीक, अंतिम युद्ध में अर्थात जब ये शासक बनता है तो ये उसका पूरा नाम क्या पड़ता है? मुइजुद्दीन। ध्यान रखिएगा, मुइजुद्दीन। ठीक, मुइजुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब। औरंगजेब कॉमन नाम है, आलमगीर। आलमगीर, इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, क्या? मुइजुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब आलमगीर, इस नाम से ये गद्दी पे बैठता है। छोटा मोटा नाम नहीं, 10-15 लोग बैठे हैं टाइप का लग रहा है। ठीक, मुइजुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब आलमगीर। ठीक है, इनकी माता कौन थी भाई? अर्जुमन बानो बेगम। अभी पढ़े, पत्नी, ठीक, किसकी? जहांगीर की। तो यहाँ शाहजहां की, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अर्जुमन बानो बेगम। चलिए, पिता का नाम तो ध्यान रखिएगा शाहजहां, शाहजहां। ठीक है, पत्नी का नाम दिलरास बानो बेगम। ध्यान रखिएगा, दिलरास बानो बेगम। क्लियर है? ठीक, चलिए, अब इतना करने के बाद इसके कुछ कार्य को जान लीजिए। औरंगजेब वास्तव में कुख्यात था, ये कट्टर शासक था। ठीक, जिस प्रकार हम पढ़ते हैं फिरोज शाह तुगलक को औरंगजेब का पूर्वगामी कहते हैं, क्योंकि उसने वहां पर ब्राह्मणों से, मतलब वहां पर फिर से पुनः कर जजिया कर लागू कर दिया था। यहाँ पर ये महोदय फिर से वही काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, धार्मिक दृष्टिकोण से ये क्या करता है? हिंदुओं पर पुनः जजिया कर, ठीक है, और तीर्थ यात्रा कर प्रारंभ कर देता है। ठीक, ये कट्टर सुन्नी मुसलमान था, इसलिए इसको, ठीक, ध्यान रखिएगा, जिंदा पीर कहा जाता था। क्या कहा था? तो जिंदा पीर। ठीक है, वास्तव में जो पीर होते हैं वो, ठीक है, जाने के बाद उनको पीर की उपाधि मिलता है। ये जिंदा ही जिंदा में पीर था। ठीक है, हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लागू किया और तीर्थ यात्रा कर लागू किया। इस कर को अकबर ने समाप्त किया था अपने समय में। ठीक है, सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी भाई इन महोदय ने। ठीक है, तेग बहादुर की हत्या किसने कर दी? औरंगजेब ने। ठीक है, लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि अकबर के समय में वहां पर, ठीक, गुरु रामदास को क्या करते हैं? 500 बीघा जमीन देते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर कुछ कार्य किए थे। कार्य में यही है, पहला तो सती प्रथा यहाँ बंद कर दिए। ध्यान रखिएगा, इससे पहले हम भी वहां पढ़े हैं आपके अकबर के समय में, इसने भी सती प्रथा पे प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, झरोखा दर्शन पे रोक लगा दिया। झरोखा दर्शन जब कोई आता जाता, जैसे दरबार में क्या होता है, महिलाएं लोग किनारे किनारे बैठे रहती है। ठीक है, वहां से दरबार को देखती है, तो वो झरोखा दर्शन है, वो परंपरा बंद करा दिया। ठीक है, नवरोज पर रोक लगा दिया। बलबन के समय से आपका फारसी त्योहार नवरोज को भारत में मनाया जाने लग गया था। किसके समय से? बलबन। और उस परंपरा को उतने लंबे समय के बाद बंद करने वाला है हमारे महोदय औरंगजेब। ठीक है, चलिए, ये इनको ना तो कविता अच्छा लगता था, ना तो पेंटिंग अच्छा लगता था। ये वो बच्चा था स्टूडेंट स्कूल का, ठीक है, ना तो इसको खेल कूद अच्छा लगता है, ना तो पेंटिंग अच्छा लगता है, ना तो, ठीक, आर्ट एंड कल्चर अच्छा लगता है। इसका साथ क्रिकेट विकेट खेलता रहा होगा, कि कुछ खेलता भी नहीं था। ठीक है, कुछ तो करता होगा, चलिए, तलवार चलाता रहा होगा, खतरनाक है ना। चलिए, तो इस प्रकार आप ध्यान रखिएगा, कविता और चित्रकार आदि पे ये प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, कौन? औरंगजेब।
ठीक है, इसके स्थापत्य में आपको मैं बता दूं, औरंगजेब का एक मोती महल है, ध्यान रखिएगा, हम इसको पढ़ चुके हैं। आगरा का देखिए, दिल्ली का जो लाल किला है, दिल्ली के लाल किले के अंदर, ठीक, इन्होंने एक मोती महल का निर्माण किया था, छोटा सा महल है, ठीक, मोती महल। चलिए आज देख लेते हैं स्थापत्य के बारे में, स्थापत्य के बारे में देख लेते हैं। दिने पनाह, दिने पनाह की स्थापना करता है हुमायूं। ठीक, एक एक करके चलिए समझते जाइए। ठीक, पुराना किला का निर्माण शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी, समझे, कहां पर, दिल्ली में। किला कुन्हा का भी निर्माण शेर शाह सूरी। शाहजहानाबाद, लाल किला, दीवाने आम दीवाने खास, जामा मस्जिद, चांदनी चौक और मोती मस्जिद, यानी यहां से शाहजहानाबाद से लेकर, ध्यान रखिएगा, शाहजहानाबाद से लेकर चांदनी चौक तक, ये है आपके कौन, शाहजहां, शाहजहां। ठीक, इस चीज का निर्माण करते हैं। मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब करता है, ध्यान रखिएगा, औरंगजेब। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार दिल्ली सल्तनत में कुछ महत्वपूर्ण, ठीक है, स्थापत्य का निर्माण हुआ है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण स्थापत्य का निर्माण जो कि यहां पर है। ठीक है, इस चीज को यहां पर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बस आज का चैप्टर को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। ठीक, सामान्य जानकारी के साथ यहाँ पर हम उतरे हैं कि ये जो शासक है इनके बारे में आप बेसिक कंटेंट आपको मिले। ठीक है, कम समय में, ठीक, अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास किया गया है। ठीक, आपका फिर से काम वही है कि अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक, और कंटिन्यू हमसे जुड़िए। ठीक है, देखिए एग्जाम जो होता है, एग्जाम निकलने के लिए आपको, ठीक है, कंटिन्यूटी की जरूरत होती है। ठीक, तो उस कंटिन्यूटी को मेंटेन करिए। एक ही जगह के पे 10-12 अगर आप किसी चीज को मारेंगे पत्थर से, मान लीजिए एक पत्थर है, 10 बार आप एक ही जगह पे प्रहार करेंगे तो एक दिन जरूर टूट जाता है। तोड़िए फिर, क्या बात है, सब चीज पता है, सारा टेक्निक पता है आपको, बहुत बहुत सारे, ठीक है, स्लोगन याद हैं। ठीक है, तबीयत से उछालो पत्थर, अरे कहाँ का पत्थर। ठीक है, आपको कहने का मतलब यह है, बहुत सारी चीजें सुन लिया बाहर से, सेल्फ मोटिवेशन आप लाइए अपने अंदर। क्या लाइए, सेल्फ मोटिवेशन। जब सेल्फ मोटिवेटेड होंगे तो, ठीक है, आपको किसी भी बाहरी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं तो आपको बार बार सेमिनार करना पड़ेगा, आप बार बार मोबाइल में, यूट्यूब में जाके आप क्या देखेंगे, ठीक है, आप इंस्पिरेशनल वीडियो देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। ठीक, दोनों चीजों को आप मिश्रण करके देखिए। ठीक, इस प्रकार के मोटिवेशनल चीजों को भी देखिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई बुराई नहीं है। और मेन बात है कि आपके अंदर कितनी तीव्र इच्छा है आपको अपने पद पाने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने का। ठीक, ध्यान रखिएगा, हुमायूं टाइप का 15 साल बाद भी आके क्या कर लिया वो, ठीक, गद्दी पे बैठ गया, किस्मत साथ नहीं दिया। लेकिन ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस प्रकार का नसीब हर आदमी का नहीं होता है। मेहनत कीजिए, मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ठीक है, पहला फिर काम कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, और बहुत सारे वीडियोस अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, ठीक, उन सब्जेक्ट को आप देखिए। ठीक है, मैं शुरू में बताना था उस चीज को मैं भूल गया हूं कि प्लेलिस्ट के लिए आपको स्टार्टिंग में ही आई बटन आपको शो होगा, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो वो सारी चीजें वहां शो हो जाएंगी। ठीक है, इस वीडियो के आप क्या कहते हैं, आपके नेक्स्ट वीडियो और आपके इसके प्रीवियस वीडियो, इन सारी चीजों का आपका लास्ट में आपका इसका भी कैप्शन दिखाई देगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कैप्शन दिखाई देगा, उस कैप्शन के माध्यम से आप उन दोनों वीडियो पे जा सकते हैं, एमसीक्यूज पे भी जा सकते हैं। ठीक है, नीचे वाली कैप्शन को दबाने पे और ऊपर वाले कैप्शन को दबाएंगे तो आप इसी वीडियोस का नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर धन्यवाद। ठीक, रहने दीजिए अकबर को अपनी जगह पे, जहांगीर को आप भी अपनी जगह पर रहिए, पढ़िए। ठीक है, इसी के साथ, ठीक, शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।